नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म्स एंड केस लॉज। इधर मैं आपको टर्म समझाने के साथ साथ इसमें जो केस लॉज आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियोस में हमारे गेस्ट लेक्चरर्स भी आएंगे जो 30 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो अभी आज हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 एक साथ ही पढ़ेंगे, 10-15 मिनट में हो जाएगा क्योंकि छोटे से आर्टिकल्स है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या बोलता है। डॉक्यूमेंट वर्सेस गुड्स, सर्विसेज और परफॉर्मेंस। बैंक डील्स विद डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट विद द गुड्स, सर्विसेज, परफॉर्मेंस टू व्हिच द डॉक्यूमेंट्स में रिलेट। एलसी में आपने लिखा हुआ है कि 500 मैट्रिक टन यूरिया और उसकी कुछ क्वालिटी दी है। अभी उस क्वालिटी आपने चाहे दो मॉइस्चर आपने 2 लिखा है या 100 लिखा है, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो लिखा है आप उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप जब जमा करा दोगे, मांग लोगे, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको ऑनर करेगी। उसको कोई लेना देना नहीं है गुड्स क्या है, कैसा है, क्या नेचर है। एलसी में जो लिखा हुआ है वही उसके लिए गीता है, वही उसके लिए भगवान है। तो आपको प्रेजेंटेशन कंप्लाई करना है तो जो एलसी के लिए अंदर लिखा है वैसे डॉक्यूमेंट्स बना के आप उनको दे दीजिए बैंक को। बैंक की जिम्मेदारी है वो उसे ऑनर करेगी। तो आर्टिकल 5 इतना ही था, छोटा सा। अब आते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 6 किसके ऊपर है? अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे आराम से और बड़े ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है, a credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank. तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है और बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है। इस केस में लाखों की करोड़ों की लोगों को चपत लग जाती है। तो क्या कहा गया है? अ क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विथ विच इट इज अवेलेबल, कि आपको वहां लिखना पड़ेगा। हर एलसी में लिखा होगा कि इट इज अवेलेबल विथ एनी बैंक, और एनी बैंक इन चाइना, और एनी बैंक इन एनी प्लेस XYZ, विच में बी इंडिया, विच में बी चाइना, विच में बी रशिया। आपकी एलसी में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ए, ये लिखा हुआ हो सकता है इट इज अवेलेबल विथ एनी बैंक। तो उस केस में क्या होगा कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट आपने बनाए कोई भी नेगोशिएटिंग बैंक, कोई भी नॉमिनेटेड बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। वो बैंक चेक करेगी और वो आगे इशूइंग बैंक को भेजेगी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि उसमें लिखा हुआ होगा इट इज अवेलेबल विथ एनी बैंक इन चाइना, या फिर कोई दूसरी जगह जैसे एनी बैंक इन दुबई, एनी बैंक इन सिंगापुर। तो उस केस में क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ चाइना की बैंक में ही जमा करवा सकते हो। अभी मैं दुबई में बैठा हूँ और मेरी इंडिया की पार्टी ने एलसी बना के मुझे दी। अगर उसने लिख के दे दिया अवेलेबल विथ एनी बैंक इन इंडिया, तो चाहे मैं दुबई में बैठा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में दुबई में है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट जमा दुबई में नहीं करवा सकता, वो सिर्फ इंडिया में होंगे। इसके रिलेटेड केस लॉज भी बताऊंगा जो कि एंड में बताऊंगा। तो दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है एलसी के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज अवेलेबल विथ HSBC बैंक और XYZ बैंक और ANZ बैंक और ICICI बैंक सिंगापुर, कोई भी बैंक लिखा हुआ हो सकता है। तो उस केस तो बहुत ही खतरा है। तो आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसी बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे और कोई केस नहीं है। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो उस चीज में हमको ध्यान क्या रखना है, अगर गलती से इशूइंग बैंक हमको इस तरह की एलसी दे दे तो हाथों हाथ हमें अमेंडमेंट मांगना चाहिए। हमें उससे बोलना चाहिए कि हमको तो एनी बैंक बाय नेगोशिएशन वाली ही एलसी चाहिए। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी बैंक में जाके नेगोशिएट करवा सकते हैं। अभी इसमें केस लस क्या था, हमारी कंपनी की बात करता हूँ। मैं दुबई में काम करता हूँ, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। हमारी एक एलसी में लिखा हुआ आ गया एनी बैंक इन चाइना। अभी इतनी सारा काम होता है, इतनी सारी एलसी चेक करते हुए गलती से कोई एक वर्ड कभी मिस कर जाता है। आप सिर्फ ये समझिएगा, सिर्फ एक चाइना लिखने से क्या होता है, वहां सिर्फ लिखा हुआ था एनी बैंक इन चाइना। उससे क्या हो गया, जैसे 22 तारीख को हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे, 24 तारीख की लास्ट डेट थी
जमा करवाने की। लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जो कि एक्सपायरी डेट थी एलसी की वो है 3/24। 22 तारीख को हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट आ गए थे। अगर उस एलसी में लिखा हुआ होता एनी बैंक बाय नेगोशिएशन, तो मैं वो डॉक्यूमेंट 22 को ले जाके मेरी दुबई वाली बैंक में जमा करवा देता और मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लाई हो जाता और मुझे पैसे मिल जाते 5 दिन के अंदर, या फिर जो उसकी मैच्योरिटी थी 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, जो भी एलसी में लिखा हुआ, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन उधर ऐसा नहीं था। उधर एनी बैंक की नेगोशिएशन नहीं लिखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था एनी बैंक इन चाइना। तो वो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स है मैं सिर्फ चाइना की कोई बैंक में जमा करवा सकता हूँ। तो उस केस में ऐसी हालत हुई कि रात हमको एक आदमी को चाइना भेजना पड़ा। चाइना जाके उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तब जाके हमारा जो है प्रेजेंटेशन कंप्लाई हुआ। तो आप समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, तो बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं बरते। एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको इंटरप्रेट करना है, और जो जानकार है या तो उसके थ्रू करवाना है या उससे समझ के करवाना है। इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखें। आपकी एक गलती पूरा का पूरा आपका शिपमेंट डूबो सकती है, मिलियंस का लॉस हो सकता है। अगर हमारा उस दिन प्रेजेंटेशन कंप्लाई नहीं होता तो क्या होता, वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाता, फिर वो सारा का सारा जो इसने हमको माल बेचा उसके ऊपर हो जाता, या जो बायर को भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट सब उसके ऊपर हो जाता कि वो जितना डिस्काउंट मांगता हमको देना पड़ता, वरना वो कह देता मुझे माल ही नहीं खरीदना। सपोज करो कोई माल की कीमत है 100 रुपए, अभी उसका भाव गिर गया और उसका भाव हो गया 50 रुपए, तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसको माल नहीं चाहिए भाई आपसे, लेकिन उसने एलसी दे रखी है तो उसको तो जबरदस्ती माल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर डिस्क्रिपेंट हो जाता है तो वो पूरी अथॉरिटी आपके बायर के पास आ जाती है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। अगर उसने वो मना कर दिया तो आपको माल अगर कहीं और नहीं बिक रहा है तो आपको 50 में भी देना पड़ सकता है, 20 में भी देना पड़ सकता है, वो पूरा पूरा आपके बायर के ऊपर आ सकता है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। तो हमने इसकी सिर्फ ये एक लाइन का इंटरप्रेट किया है, अ क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विथ विच इट इज अवेलेबल और वेदर इट इज अवेलेबल विथ एनी बैंक। हमको यही चाहिए कि एनी बैंक को। अ क्रेडिट अवेलेबल विथ नॉमिनेटेड बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल विद द इशूइंग बैंक। इसका मतलब यह है इशूइंग बैंक हर केस में आप जाके इशूइंग बैंक में जमा करवा सकते हैं। आपको नॉमिनेटेड बैंक, इशूइंग बैंक जनरली क्या होता है, इशूइंग बैंक अलग कंट्री के अंदर होता है और आप अलग कंट्री के अंदर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री की बैंक में जमा करवाएं और वो जाके जमा करवा देगा इशूइंग बैंक में, जो कि वो कोरियर कर देता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आप अगर चाहे तो डायरेक्ट इशूइंग बैंक के काउंटर में जाके भी डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। अ क्रेडिट अवेलेबल विद अ नॉमिनेटेड बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल विद द इशूइंग बैंक। तो इस लाइन का अर्थ ये था। अब हम बी पॉइंट पे आते हैं। A credit must state whether it is available by side payment, deferred payment, acceptance और negotiation। तो ये हम पिछली बार समझ ही चुके हैं कि किसी भी तरह की एलसी हो सकती है, हाथों हाथ पे करने वाली साइड पेमेंट होगी तो उसको बैंक को 5 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। बाकी तो डेट जो भी लिखे होंगे जिस तरह की एक्सेप्टेंस पे बेसिस पे, अगर एक्सेप्टेंस बेसिस पे होगी तो सामने वाले की एक्सेप्टेंस पे ही वो आपको बैंक उसको पे करेगी। फिर पॉइंट आता है सी, अ क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड अवेलेबल बाय अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द एप्लीकेंट। वापस पढ़िए, अ क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड अवेलेबल बाय अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ एप्लीकेंट। तो हम फिर आते हैं सी पॉइंट पे, अ क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड अवेलेबल बाय ए ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन एप्लीकेंट। कभी भी एप्लीकेंट पे ड्राफ्ट नहीं करना है, वो बैंक के ऊपर होगा। जो भी बैंक होगी वो दूसरी बैंक के ऊपर ड्राफ्ट ड्रॉन करेगी। तो फिर आते हैं पॉइंट अपन डी के ऊपर। डी के 2 पॉइंट है, अ क्रेडिट मस्ट स्टेट एन एक्सपायरी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। हर एलसी के अंदर होता है कि
एक्सपायरी डेट हुई भी होती है, दी हुई होती है, उस डेट के अंदर अंदर आपको जमा करवाना होता है। An expiry date stated for honor or negotiation will be deemed to be expiry date of presentation. आपकी एलसी की डेट 24 दिसंबर है 2020, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट उससे पहले पहले जमा करवाने हैं। ये तो जनरल रूल है, ये तो ध्यान रखना ही है हमें। फिर आता है द प्लेस ऑफ द बैंक विथ विच द क्रेडिट इज अवेलेबल इज द प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया है। एनी बैंक हुआ तो कोई भी बैंक, पर्टिकुलर को बैंक का नाम दिया तो उसी बैंक में जमा करवाने डॉक्यूमेंट। एनी बैंक इन चाइना या XYZ कोई भी प्लेस दी हो तो उसी प्लेस में जमा करवाने। तो वापस पढ़ते हैं, द प्लेस ऑफ द बैंक विथ विच द क्रेडिट इज अवेलेबल इज द प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। हमको डॉक्यूमेंट उसी जगह प्रेजेंट करने हैं। The place for presentation under the credit available with any bank is that of any bank. Okay. A place for presentation other than that of the issuing bank is in addition to the place of issuing bank. ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, इससे पढ़ेंगे। A place for presentation other than that of a issuing bank is in addition to the place of issuing bank. ये जो पॉइंट है ये सेम टू सेम है जो कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, जो कि ये वाला, ये पॉइंट है जो हमने ये पढ़ा है, ये लाइन कि अगर दिया हुआ है कि जो भी नॉमिनेटेड बैंक है वो एडिशन है, इशूइंग बैंक को तो आप जमा कभी भी करवा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये हमको मानना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्ट इशूइंग बैंक को जाके जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड बैंक रखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो इसी लाइन को इन्होंने घुमा के अलग से पॉइंट दे दिया, सॉरी ई नहीं, इसका, इस लाइन का तो उन्होंने ए पॉइंट में दिया। फिर क्या है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब आर्टिकल 29A, a presentation by or on behalf of beneficiary must be made on or before the expiry date. तो presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date. expiry date के पहले पहले हमको करना है। तो ये हमने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम अगले आर्टिकल्स और अगले टर्म्स भी पढ़ेंगे केस लॉस के साथ। तो आपको मेरे चैनल में कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिएगा। तब तक